नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी जबलपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, व्यापम हो, सारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड का। तो आइए हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम उनको पहले पार्ट में समझेंगे और उन कंसेप्ट से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसे हम वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है। तो एक फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब हमें इन तीन चीज़ों को ही समझना है क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये तीन चीज़ें ही हैं। ये टाइम का मतलब होता है समय दिया गया जो भी सवाल में होगा, और टाइम जो है वो एक यूनिट में दिया रहता है। यूनिट मतलब इकाई के फॉर्म में दिया रहता है। टाइम की जो अलग अलग यूनिट है वो डेज हो सकती है, डेज मतलब दिन, या तो यूनिट उसकी आवर्स में हो सकती है, आवर्स मतलब घंटे, और या फिर टाइम की यूनिट मिनट हो सकती है, मिनट को हम मिनट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ यूनिट ऑफ टाइम है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि सवाल जो है वो डेज के फॉर्म में आया है कि आवर्स के फॉर्म में आया है कि मिनट के फॉर्म में आया है, उसके हमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये वर्क जो है ये क्या है, ये कौन सा वर्क है जो हम हर क्वेश्चन में करते रहते हैं। अब वर्क की कोई इसमें यूनिट नहीं होती है। वर्क जो है वो सिर्फ एक काम होता है, और काम हम कोई सा भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया रहता है कि काम कौन सा करना है, आपको सिर्फ वहाँ पर ये मेंशन रहता है कि हमें एक काम कराना है। वो काम कुछ भी हो सकता है वो घर में पेंट करना है, हो सकता है वो एक घर बनाना है, या हो सकता है कि हमें एक टेबल फॉर्म करनी है, टेबल बनानी है। तो काम कुछ भी हो सकता है, बस हमें क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि किसी एक काम को किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, किससे को उस कार्य को कौन आदमी कर रहा है और उस कार्य को करने में उसने कितना समय लिया है। ठीक है, तो वर्क जो है वो हर क्वेश्चन में कांस्टेंट रहता है अगर मेंशन नहीं है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि कार्य नियत रहता है, फिक्स रहता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि कार्य कितना करना है, दुगना करना है या 3 गुना करना है या आधा करना है, तो कार्य जो है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, सेम रहता है। तीसरी चीज़ है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता, कार्य क्षमता या फिर कार्य कुशलता। अब इसका क्या मतलब है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि किसी एक यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम। एक यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है कि अगर सवाल डेज के फॉर्म में है और कोई एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो अगर पूरा काम करने में उसे 10 दिन का समय लगता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, यही उसकी एफिशिएंसी होगी। मतलब कि एक यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम ही क्या होता है, एफिशिएंसी। वैसे जनरल हम लेमन लैंग्वेज में इसे ये कह देते हैं कि वन डे वर्क का मतलब ही एफिशिएंसी होता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस जो है वो डे के फॉर्म में आते हैं। लेकिन हम अगर क्वेश्चन में आवर्स या मिनट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम ही एफिशिएंसी होता है। अब ये तीनों चीज़ ही पूरे चैप्टर का बेसिक है। यदि हमें इन तीनों का रिलेशन समझ में आ जाएगा तो हमें ये पूरा चैप्टर जो है बहुत इजी लगने लगेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन को हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इतना बड़ा नाम ना लिखें इनमें, अगर सिर्फ हम ये लिखें कि टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, शॉर्ट फॉर्म है TWE। तो इसमें अगर हमें क्वेश्चन में वर्क मालूम है, एफिशिएंसी मालूम है, तो हम वर्क का डिवाइड यदि करा देंगे एफिशिएंसी तो क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। इसी फॉर्मूले के अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से एफिशिएंसी जो है वो टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। मगर मतलब कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में उसके टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। और तीसरा रिलेशन इसी का जस्ट अपोजिट है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालनी है, हमें उसमें वर्क मालूम है, टाइम मालूम है, तो वर्क का डिवाइड अगर हम टाइम से करा देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, एफिशिएंसी। मतलब एक ही फॉर्मूले को आप 3 टाइप से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और सारा कुछ जो है इसी फॉर्मूले के थ्रू डिराइव होता है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये रिलेशन कैसे वर्क करता है। तो देखिए,
हमारे पास यहाँ पर 2 आदमी हैं, उन आदमी के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ए बी एक्स वाई। तो हमने अगर ये लिया कि ए एक वर्क है, एक काम है, उसे 20 दिन में करता है, और दूसरा आदमी बी उसी काम को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी काम को वो आदमी करता है 30 दिन में, क्योंकि अगर यहाँ पर वर्क चेंज होगा तो फिर हमें वहाँ पर 2 गुना या 3 गुना काम दिया होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सेम वर्क को करता है। अब ये 20 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वर्क वही है, जो ए को दिया गया है वही वर्क बी को दिया गया है, लेकिन ए उस काम को करने में 20 दिन का समय ले रहा है, बी उस काम को करने में 30 दिन का समय ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की एफिशिएंसी बी से ज़्यादा है। एफिशिएंसी मतलब कि एक दिन में किया गया काम, क्वेश्चन जो है वो दिन वाला है, वही काम ए करता है 20 दिन में और वही काम बी करता है 30 दिन में, तो इसे ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? इसे ज़्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी की एफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक ऐसी वैल्यू हमें चाहिए है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। दोनों से मतलब ये 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए। क्यों डिवाइड हो जाए? क्योंकि हम फ्रैक्शन में अगर सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को तो हमें वो लेंदी पड़ता है। फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं आप उसको समझिए कि ए अगर एक काम 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का जो काम होगा वो क्या होगा? 1/20। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी जो काम करता है हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसने पहले दिन जितना काम किया है वो अगले दिन भी उतना ही काम करेगा, मतलब एफिशिएंसी हर दिन बराबर रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने 1 यूनिट काम कर लिया तो अगले दिन 2 यूनिट काम करेंगे। अगर हमने पहले दिन 1 यूनिट काम किया तो हम अगले दिन भी 1 ही यूनिट काम करेंगे। तो अगर एक आदमी एक काम को 20 दिन में कर पाता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/20 होगा। और अगर हम बी के लिए देखेंगे तो इसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/30 होगा। अब अगर हमें ये निकालना है कि दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो यदि दोनों मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? हम उनके एक एक दिन को हम ऐड करेंगे, एक एक दिन के काम को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम इनका आएगा 60। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम का मतलब वही होता है, एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो कि मिनिमम हो, यानी कम से कम, और इन दोनों वैल्यू से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या किया? 20 और 30 का एलसीएम लिया, वो कितना आ गया? 60। फिर यहाँ पर 20 का डिवाइड करेंगे 60 से तो यहाँ पर आएगा 3, और 30 का डिवाइड करेंगे 60 से तो यहाँ पर आएगा 2। तो ये हो जाएगा 5/60। तो यहाँ से ये जो निकला है ये क्या है? ये दोनों का एक दिन का काम है। अब अगर एक दिन का काम आ गया है तो हम उसका उल्टा कर देंगे। पहले से हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये 1/12 आएगा, और उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 दिन। उल्टा हमने क्यों किया? क्योंकि जैसा हमें एक ही टाइमिंग पता थी कि एक काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए हमने इसका उल्टा किया था। ठीक इसी प्रकार अगर किसी का एक दिन का काम पता है, उसका उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? उसका टोटल टाइम। तो ये हमें मिल गया टोटल टाइम किसका? ए प्लस बी का। अब ये इजी क्वेश्चंस में करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं जो थोड़ा सा टफ रहते हैं, वहाँ पर ये वाली मेथड जो है बहुत लेंदी हो जाती है। जब लोग ज़्यादा होते हैं, 3 लोग रहेंगे या 4 लोग रहते हैं, तो वो बहुत लेंदी हमें पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम इस फॉर्म में ना लेकर के डायरेक्ट एलसीएम लेंगे यहाँ से, कि अगर हमने यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम इसी फॉर्म में ले लिया होता तो हमें क्या मिलता? यहाँ पर 60। अब ये 60 आप चाहें तो यहाँ पर 120 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, लेकिन हमें मिनिमम नंबर चाहिए। 120 लेकर के भी आंसर आ जाएगा, पर कैलकुलेशंस बढ़ती जाएंगी। नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। अब ये 20 क्या है? ए का टाइम है, ये 30 बी का टाइम है, और ये जो 60 एलसीएम आया है इसको हमने क्या मान लिया कि ये क्या है? ये है टोटल वर्क जो कि हमें कराना है। अब किससे कराना है? तो ये हमें कराना है ए और बी दोनों से मिलकर। तो अब इस फॉर्मूले को देखें कि अगर हमें, ये फॉर्मूला एक मिट गया यहाँ पर, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अगर हमें वर्क पता है और टाइम पता है तो हम किसी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो हमें मालूम है कि वर्क कितना है? 60 है, और ए का टाइम कितना है? 20 है। तो अगर हम 60 से 20 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा? ए की एफिशिएंसी 20 का डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 3। अब इसका मतलब क्या है? ये है ए की एफिशिएंसी, मतलब ए रोज़ाना 3 यूनिट काम करता है,
तब जाकर वो 20 दिन में 60 काम कर पाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम बी के लिए करेंगे कि 60 वर्क है, 30 टाइम है, हमने डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 यूनिट मिल जाएगा, मतलब बी की एफिशिएंसी 2 है। तो आप देख सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी 3 है जो कि बी की एफिशिएंसी से ज़्यादा है, इसीलिए वो इस काम को जल्दी कर पा रहा है। तो यहाँ से हम एक और रिलेशन डिराइव करेंगे, पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब हमें इसमें मालूम है कि ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 है और वर्क कितना कराना है, 60। अब हमें ये ए प्लस बी का टाइम पता करना है अगर, तो इस फॉर्मूले को फिर से देखिए कि अगर टाइम निकालना हो तो हम वर्क का डिवाइड कराते हैं एफिशिएंसी से। किसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कराएंगे, जो आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी कितने टाइम में इस काम को कर पाएगा, तो काम वही है 60 और हमें अपॉन में क्या लेना है, एफिशिएंसी उसकी जो उस काम को करने वाला है। तो कौन करने वाला है इस काम को, ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का सम ले लेंगे, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 और इसका इससे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12 दिन। अगर क्वेश्चन डेज में है तो आंसर भी डेज में आएगा। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखना है वो ये है कि अगर यहाँ पर आपको एफिशिएंसी पता चल गई थी कि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, ए को टाइम लगता है कम, बी को टाइम लगता है ज़्यादा, ए की एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा, बी की एफिशिएंसी कम। इसका मतलब कि अगर वर्क कांस्टेंट हो यानी सेम हो, कांस्टेंट का मतलब सेम वर्क अगर हमें कराना है यानी वर्क फिक्स है, तो टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जो भी आपको टाइम का रेशियो पता होगा उसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा पहला कंसेप्ट था। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस में जो नंबर ऑफ डेज दिए रहते हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं कि उनका एलसीएम जो है वो समझ में नहीं आता कि किस फॉर्म में लेना है। जैसे अगर हमें नंबर ऑफ डेज फ्रैक्शन फॉर्म में दिया रहता है, अगर नंबर ऑफ डेज फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, वहाँ पर एलसीएम लेने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो उसको देख लेते हैं कि अगर हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि एक आदमी ए किसी काम को 5:2/5 डेज में करता है, यानी एक आदमी एक काम 5 सही 2/5 दिन में करता है और एक दूसरा आदमी है बी है वो वही काम 9 दिन में कर सकता है। तो हमसे इसमें पूछेगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि एलसीएम लेना है तो हम इसका एलसीएम डायरेक्ट कैसे ले पाएंगे, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 5 25 + 2 27/5 डेज, ये हो गया ए का टाइम और ये है बी का टाइम। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था बड़ा इजी वैल्यू थी 20 और 30, एलसीएम वहाँ पर हमें मालूम चल गया था कि 60 आएगा। यहाँ पर एलसीएम लेने में लोग गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई फ्रैक्शन आए और उसका हमें एलसीएम लेना है तो हमेशा हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। न्यूमरेटर मतलब अंश का एलसीएम लेते हैं। नीचे की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो आपको सिर्फ ऊपर का ही डिवाइड करना है। ये नंबर तो वैसे भी ऊपर चला जाता है रिवर्स होके। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको यहाँ इसका डिवाइड करना है किससे, 81 से, जब आप डिवाइड करेंगे 27/5 का तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इसमें सिर्फ इसका इससे कैंसिलेशन होगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि नीचे कौन सी वैल्यू है। वैसे फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो पूरा हम यूज़ करते हैं कि न्यूमरेटर का एलसीएम लिया जाता है और डिनोमिनेटर यानी हर का एचसीएफ लिया जाता है। न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। इसमें जो न्यूमरेटर है वो 27 है, इसका न्यूमरेटर जो है वो 9 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो वैसे भी अगर हम 5 और 1 का एचसीएफ लेंगे तो वो 1 आएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं 27 और 9 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 27 आएगा। हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 27 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अब अगर हमें वर्क मालूम चल गया है, ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो इसके बाद का कैलकुलेशन सेम रहेगा कि आप वर्क से टाइम का डिवाइड कर देंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे इसका तो एफिशिएंसी आ जाएगी ए की
5 यूनिट, और इसका इससे डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। फिर आपसे पूछा है कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो कितना समय लगेगा, तो दोनों मिल जाएंगे मतलब दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी, 5 और 3 8 हो जाएगा, और वर्क हमें कितना कराना है 27, तो वर्क का डिवाइड कर देंगे हम किससे, टोटल एफिशिएंसी से, और इसको हम डिवाइड करेंगे। अधिकतर जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, नॉर्मल फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, लेकिन कई बार ऑप्शन में इस टाइप से भी आपको गिवन रहेगा। अगर इस टाइप का लिखा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा 27/8, और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 8 3 24 डिवाइड बाई, यहाँ पर जो बचेगा अपना 3 बचेगा, 4 बचेगा बाई 8 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी इसे डिवाइड करेंगे 27/8, तो 8 3 24 बचेगा यहाँ पर 3/8 डेज, तो ये हो जाएगा 3 सही 3/8 दिन, यानी 3:3/8 डेज, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कि अगर हमें वेजेस यानी मजदूरी वाला सवाल आ जाता है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, तो टाइम एंड वर्क के साथ में एक और टॉपिक है वर्क एंड वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। अगर किसी काम को कोई कर रहा है तो उसके लिए उसे पैसा दिया जाएगा, और वही पैसा जो है मजदूरी यानी वेजेस कहलाएगा। तो जब सवाल वेजेस का आता है उस केस में वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास 2 आदमी हैं ए और बी, उसमें ए की एफिशिएंसी है अगर 4 और बी की एफिशिएंसी है अगर 3, तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा। वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी का मतलब यही है कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसे पैसा ज़्यादा दिया जाएगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसे पैसा कम दिया जाएगा। तो ये किस फॉर्म में दिया जाएगा पैसा, तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमने कोई काम लिया है, वो 1400 रुपये का काम है और उसे 2 आदमी करते हैं, उन आदमी की एफिशिएंसी यदि 4 यूनिट और 3 यूनिट है, तो ये पैसा उनमें किस फॉर्म में बटेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो 4:3 है। दोनों की एफिशिएंसी मिला करके 7 यूनिट होती है, जो कि 1400 रुपये के बराबर बटेगी, और यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी कितनी, 200 रुपये। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 4 की वैल्यू इंटू कर देंगे इसमें हम 200 का, तो ये हो जाएगा 800 रुपये, और इसमें इंटू कर देंगे यदि हम 200 का, तो ये हो जाएगा 600 रुपये। यानी कि मजदूरी जो है वो किस फॉर्म में बढ़ती है, जितनी उनकी एफिशिएंसी है उन रेशियो में हम उसे बांटते हैं। आइए हम देखते हैं इसका अगला कंसेप्ट। तो अब हमारे पास इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हमें कंपैरिजन वाले सवाल पूछे जाते हैं। कंपैरिजन मतलब जिसमें तुलना की जाती है कुछ आदमियों की दूसरे आदमियों से। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया कि लेट अस सपोज कि 20 आदमी हैं हमारे पास, 20 आदमी हैं, वो एक काम कर लेते हैं 30 दिन में। कितना काम, एक काम कर लेते हैं 30 दिन में। तो ये तो हो गया पहला पार्ट कि 20 आदमी 30 दिन में एक काम कर लेते हैं। अब यही काम यानी कि सेम वर्क अगर हमें कराना है कितने लोगों से, 40 लोगों से कराना है, तो 40 लोगों से यदि या 40 आदमियों से वही काम कराना है एक काम, तो वो हम कितने दिन में करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला देखना है। वो फॉर्मूला बहुत इजी है और वो आराम से याद भी हो जाएगा। उसे हम MDH कह सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर हमेशा MDH यूज़ करें। वहाँ पर जितनी वैल्यू हमें गिवन होगी हम सिर्फ उसी का यूज़ करेंगे। तो दोनों तरफ आपको लिखना है MDH/W। W मीन्स वर्क। अब हमने दोनों तरफ MDH लिख दिया, अपॉन में W लिख दिया और इक्वल टू का साइन लगा दिया, पर इससे कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि तो सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं, ये सारे नंबर 1 हो जाएंगे, ये सारे नंबर 2 हो जाएंगे। अब आप इसमें ये देखेंगे कि किसको हम क्या कहेंगे। इसमें M का मतलब है मैन यानी आदमी,
तो आप मैन लिख सकते हैं, मैन लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप आदमी ही लें, इस एम का मतलब है मैन पावर, यानी आदमी भी हो सकता है यदि क्वेश्चन में आदमी दिया हुआ है, और यदि क्वेश्चन वुमेन या चिल्ड्रन से रिलेटेड है तो हम वहाँ पर वुमेन या चिल्ड्रन भी ले सकते हैं, ठीक है। इस डी का मतलब है नंबर ऑफ डेज यानी दिन की संख्या, एच का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स यानी घंटों की संख्या, और डब्ल्यू का मतलब है वर्क यानी कार्य। तो जब कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये गिवन रहता है कि आवर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ आदमियों की संख्या और दिन की संख्या दिया हुआ है लेकिन आवर्स गिवन नहीं है, तो हम वहाँ पर आवर्स को मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज लेंगे। और यहाँ पर हमने 1 क्यों लिखा है? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था 20 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, यानी एक काम को 20 आदमी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब वही काम यानी सेम एक काम हमें कराना है, इसलिए हमने यहाँ पर भी 1 लिया है और यहाँ पर भी 1 लिया है। वही काम हमें कराना है किससे? 40 आदमियों से। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है इसका। ये सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल इस फॉर्मूले को समझने के लिए लिया है। कैलकुलेशन हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसका। ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हम इसका कैंसिल करेंगे 20 से, 4 5 20, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 दिन में हम ये काम कर सकते हैं। कौन सा काम? ये एक काम। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 15 डेज। तो एक तरीका तो ये है, और ये फॉर्मूले से आप इसके जितने भी कठिन सवाल होंगे सारे कर सकते हैं। लेकिन हम इस सवाल को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे अगर 20 आदमी एक काम 30 दिन में करते हैं, तो अगर हम ये मान लें कि सारे आदमियों की कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पर हमें 20m जो लिखा था 20 आदमी, उस m की वैल्यू यदि 1 हो जाएगी तो ये 20 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से क्यों किया हमने? क्योंकि हमें पता है अगर टाइम का मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? वर्क। तो ये है एफिशिएंसी कितने आदमियों की? 20 आदमियों की। और ये क्या है? ये टाइम है। इनका हमने इनटू किया तो ये हो गया कितना? 600। ये क्या आ गया? वर्क आ गया। ठीक है। अब यही 600 यूनिट काम हमें कराना है किससे? 40 आदमियों से। और हमने एफिशिएंसी मान रखी है कि एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो 40 × 1 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखिए कि यदि वर्क हमारे पास 600 है और हमें निकालना है टाइम, तो हम एफिशिएंसी किसकी लेंगे? जो उस काम को करने वाला है। कौन करने वाला है? ये 40 आदमी करने वाले हैं। तो हम डिवाइड किससे कर देंगे? 40 से। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें टाइम कितना मिल जाएगा? 15 दिन। तो ये हमें यहाँ पर 15 दिन मिल गया, इसमें भी हमें 15 दिन मिल रहा था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अब अगला कंसेप्ट क्या है इससे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसमें 2 लोग साथ मिलकर काम करते हैं। इस क्वेश्चन से हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एफिशिएंसी और टाइम कैसे वर्क करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई सिंगल काम नहीं कर रहा है। तो अगर A और B दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और वो किसी काम को अगर 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, अकेले, दोनों मिल करके, अकेले नहीं। इसी प्रकार B और C यदि उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं और A और C मिलकर उस काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस वो क्या क्या पूछ सकता है। इसमें वो ये पूछ सकता है आपसे कि अकेला A उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, B उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, C उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, या फिर A, B और C तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा कितना? 60। तो ये 60 यूनिट जो है ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। मतलब यही वर्क हमें सबसे कराना है, चाहे हमसे क्वेश्चन में इन चारों वैल्यूज़ में से कुछ भी पूछे। और ये लोग भी केवल 60 वर्क ही कर रहे थे। अब यदि हम इससे डिवाइड कराएंगे इन तीनों वैल्यूज़ का तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 यूनिट, 4 यूनिट और ये हो जाएगा 3 यूनिट। अब ये 5 यूनिट एफिशिएंसी किसकी है? ये A + B की है। 4 यूनिट एफिशिएंसी किसकी है? B + C की है। और 3 यूनिट एफिशिएंसी किसकी है?
सी प्लस ए की है। अब इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमें उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी क्यों फाइंड करनी पड़ेगी? क्योंकि हमने फॉर्मूले में देखा है कि सिर्फ अगर वर्क का डिवाइड उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया जाए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमें क्या मिल जाता है? टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस, ये तीनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। तो ये हमें मिला लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हमें क्या मिलेगा? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 यूनिट। ये टोटल एफिशिएंसी आ गई। अब 2 से डिवाइड हमने इसका किया तो हमें a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू मिल गई 6 यूनिट, यानी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 6 यूनिट है। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। चारों चीज़ तो एक साथ पूछेंगे नहीं, आपसे कोई भी एक चीज़ पूछेगी। तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाता कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमें सिर्फ करना क्या है? वर्क का डिवाइड कराना है किससे? एफिशिएंसी से। वर्क कितना है? 60। एफिशिएंसी कितनी है? 6। यदि हम इसका डिवाइड करा देते हैं इससे तो हमें मिल जाएगा 10। तो a प्लस बी प्लस सी इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब ये तो हो गया a प्लस बी प्लस सी वाला पोर्शन। अगर हमें इन तीनों में से कोई एक चीज़ निकालनी होगी तो फिर हमें ये डेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी जो कि 5 है उसको घटा दिया जाए किसमें से? a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो कि 6 है, तो 6 माइनस 5 हमें क्या मिलेगा? 1। तो एफिशिएंसी 1 किसकी आएगी? यहाँ पर a और b है, a और b अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी की कितनी है? 5। यहाँ पर रख देंगे 5, यहाँ पर क्या है? 6। माइनस करेंगे तो c की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। तो c की एफिशिएंसी आ गई 1। तो अगर हमसे c का टाइम पूछेगा तो हमें सिर्फ क्या करना है? 60 डिवाइड बाय 1, तो c का टाइम आ जाएगा 60 डेज। अगर हमसे a पूछता है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, b प्लस सी की वैल्यू 4 है। तो ये जो b प्लस सी की वैल्यू 4 है, अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं इसकी जगह पर 4, 6 में से माइनस करेंगे 4, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और हम 60 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 से, तो हमें मिल जाएगा कितना? a का टाइम 30 डेज। और ठीक उसी प्रकार अगर हम c प्लस ए की वैल्यू जो कि 3 है, यहाँ पर a प्लस सी की जगह पुट करेंगे और माइनस करेंगे तो c की एफिशिएंसी, b की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 यूनिट आएगी। और इसका डिवाइड अगर हम करेंगे 60 से तो हमें यहाँ पर b का टाइम मिल जाएगा 20 डेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो है कि जब किसी काम को करते हुए कोई आदमी काम छोड़कर चला जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें गिवन हो कि A एक काम 8 दिन में पूरा कर सकता है अकेला और B वही काम 12 दिन में कर सकता है अकेला, तो अगर दोनों आदमी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, इफ़ बोथ A and B started working together and after 4 days A left the work, यानी कि 4 दिन के बाद अगर A काम करना छोड़ देता है। तो जब काम कोई छोड़ देता है तो उस केस में क्या होता है? अब आपसे इसमें वो 2 चीज़ें पूछ सकता है कि A ने 4 दिन बाद काम करना अगर छोड़ दिया तो पहली बात तो ये बताएं कि जो बचा हुआ काम है वो भी कितने दिन में करेगा, या फिर टोटल टाइम कितना लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे जो कि कितना आएगा? 24 आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 24 यूनिट। हमें सिर्फ 24 यूनिट ही काम करवाना है। इसका हमने इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें A की एफिशिएंसी मिल गई, और इसका हमने इससे डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर B की एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, अब A एक दिन में काम कर सकता है सिर्फ 3 यूनिट और B 2 यूनिट। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों A प्लस बी यहाँ पर काम कर रहे थे। और कितने दिन तक काम कर रहे थे? 4 दिनों तक काम कर रहे थे। 4 दिन के बाद क्या हुआ? A चला गया, तो यहाँ पर कौन बचेगा? सिर्फ B बचेगा। मतलब इस टाइम पीरियड में सिर्फ B ही काम कर रहा था। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से A प्लस बी का 4 दिन का काम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए A करता है 3 यूनिट अकेला,
बी करता है 2 यूनिट अकेला। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम एक दिन में करेंगे दोनों मिलकर। और उन्होंने काम किया कितने दिन है? 4 दिन किया है। तो अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 5 4 20 यूनिट काम इन्होंने यहाँ तक कर लिया है। और हमें पता है टोटल वर्क है कितना? 24 है। अगर उन्होंने 20 यूनिट काम कर लिया है तो सिर्फ काम बचा कितना है? माइनस कर देंगे 20 इसमें से। 4 यूनिट काम सिर्फ बचा हुआ है। और अब ए काम छोड़कर जा चुका है, सिर्फ काम कौन करेगा? अकेला बी करेगा। इतना क्लियर? अब आप इस फॉर्मूले को फिर से देखें, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मतलब अगर हम वर्क से एफिशिएंसी का डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। वर्क कितना बचा हुआ है? 4 यूनिट। एफिशिएंसी किसकी लेंगे? जो उस काम को करने वाला है। कौन करने वाला है? बी, क्योंकि ए जा चुका है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो इस वर्क का जो कि 4 है डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2 दिन। मतलब जो बचा हुआ काम है वो सिर्फ 2 दिन में पूरा हो जाएगा। और अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ डेज पूछता है कि पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगा, तो ये 4 दिन और 2 दिन हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दिन। क्लियर है? चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट कंसेप्ट में अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट है कि जब कोई भी आदमी, दो आदमी हैं यहाँ पर, ए और बी, और ये दोनों अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो अगर ए एक काम 15 दिन में कर सकता है अकेला और बी वही काम 30 दिन में कर सकता है अकेला, और वो दोनों अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो ये डिपेंड करता है कि अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस में काम स्टार्ट किसने किया है। भले ही ये दोनों अल्टरनेट डेज में काम करेंगे, लेकिन काम की स्टार्टिंग या तो ए करेगा या फिर बी करेगा। तो ये क्वेश्चन में गिवन रहता है कि कार्य की स्टार्टिंग जो है वो किसने की है। तो अगर कार्य की शुरुआत ए करता है तो इसका मतलब है पहले दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। दूसरे दिन काम कौन करेगा? बी करेगा। फिर तीसरे दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। फिर चौथे दिन काम कौन करेगा? बी। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती जाएगी। तो इस प्रोसेस में आपको जो समझने की चीज़ है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि पहले दिन काम किया ए ने, तीसरे दिन काम किया ए ने, 5वें दिन काम किया। मतलब ये कौन से दिन हैं? ये ऑड डेज हैं। जितने भी विषम दिन होंगे, ऑड डेज होंगे, उनमें काम कौन करेगा? जो कार्य की शुरुआत करेगा, जो वर्क स्टार्ट करता है वही काम करेगा ऑड डेज में। और दूसरा जो आदमी है वो कौन से दिन में काम कर रहा है? इवन डेज में। अगर कार्य की शुरुआत किसने की होती? बी ने की होती, तो पहले दिन काम करता कौन? बी। फिर दूसरे दिन ए, फिर बी। तब यहाँ पर ऑड डेज में काम कौन कर रहा होता? बी कर रहा होता। मतलब जो कार्य की शुरुआत करता है वही काम करता है ऑड डेज में, और दूसरा आदमी जो है वो इवन डेज में काम करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है अगर कि ए स्टार्ट्स द वर्क, यानी ए कार्य की शुरुआत करता है, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा? तो पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें मालूम चल गया है कि टोटल वर्क कितना है? 30। इसका डिवाइड हमने इससे किया तो ये आ गई ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट। इसका हमने इससे डिवाइड किया तो ये आ गई एफिशिएंसी बी की 1 यूनिट। अब ए की बारी पहले आएगी तो ए आएगा, 1 दिन काम करेगा, 2 यूनिट काम हो जाएगा। अगले दिन बी आएगा, 1 यूनिट काम करेगा, ये हो जाएगा। टोटल इन्होंने मिलकर कितना काम कर लिया? 3 यूनिट काम कर लिया। कितने दिनों में? 2 दिनों में। अब यही प्रोसेस चलता रहेगा कि फिर ए आएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। मतलब 2 1 2 1 ऐसा ही प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये हमने प्लस क्यों किया है? इसका मतलब है कि अगर 2 दिन में 3 यूनिट काम हो जाता है और हमें कार्य कराना कितना है? 30 यूनिट काम कराना है, तो यही प्रोसेस अगर चलता रहेगा तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो हमने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें पता है टोटल वर्क कितना है? 30। तो जब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो यहाँ भी हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 डेज। मतलब कि इन्हें कार्य पूरा करने में 20 दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब हमने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि अगर हमें ये जो पोर्शन है ए गिवन है, बी गिवन है, इसके डेज हमें पता है, यदि 20-30 ले लेते हैं, यदि हमें इसके डेज पता है और हमसे पूछा, सिर्फ इतना पूछता है कि a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता है। अब ये इतना इजी क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है सॉल्व करना पड़ता है और लास्ट में हमसे पूछ लेता है कि बताइए जो है a और b मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगर हमें ये सब पोर्शन करने के बाद एलसीएम नहीं लेना है तो वहाँ पर हम एक शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसका आंसर चेक करने के लिए हम ये निकाल लेते हैं पहले, ये 60 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इन दोनों को मिलाया हमने 5 आया और यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 12। अगर हमें ये पोर्शन यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी पोर्शन सॉल्व कर चुके होंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए बी अपॉन ए प्लस बी, या इसी को हम एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर ए और बी का मतलब है जो दो वैल्यू गिवन है उनका टाइम है, ये उनकी एफिशिएंसी नहीं है, ये उनका टाइम है। तो जैसे अब ये लिखा हुआ है ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये कब यूज़ करना है आपको, जब ए और बी का अलग अलग टाइम दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20 + 30 यानी 50। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 3 = 12, तो ये आ गया 12 डेज। और हमने अभी देखा कि यहाँ से भी आंसर 12 डेज आ रहा था। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आता है, उसमें कैलकुलेशन पार्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें ये पता हो कि दो लोग मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं और एक उनमें से अकेला कितने दिन करता है, तो फॉर एग्जांपल कि a प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं और a अकेला जो है वो 20 दिन में करता है, तो हमें इसमें क्या पूछेगा, इसमें हमसे ये पूछेगा कि b वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर ए की एफिशिएंसी से बी को घटाएंगे, है ना, ये करना पड़ेगा आपको। तो ये हमें अगर नहीं करना है तो उसके लिए हम एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए देख लीजिए पहले से कि इसको हमने डिवाइड किया तो ये 2 एफिशिएंसी आई, इसका इससे डिवाइड किया तो 1 आई। अब यहाँ से क्लियर है कि a प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, a की एफिशिएंसी 1 है। तो अगर हमें b की एफिशिएंसी निकालनी तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो b की एफिशिएंसी भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और इस वर्क से डिवाइड करेंगे तो b का टाइम भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पर अगर हमें ये प्रोसेस नहीं करना है तो जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था उसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए माइनस बी। अब यहाँ पे एक्चुअल ए बी का मतलब ये नहीं है कि a के नंबर ऑफ डेज और b के नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर a b का मतलब दो वैल्यूज से है, इसलिए हम इसको एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये टाइम है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है दो चीज़ों का, ये कंबाइंड वाला टाइम है और ये सिंगल वाला टाइम है, और दूसरे सिंगल वाली वैल्यू को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट डेज के फॉर्म में। तो a इंटू बी अपॉन ए माइनस बी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू यदि हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, 20 डेज। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी आता है, उसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हमें लास्ट में ये पूछ लेता है कि बताइए a प्लस बी और इतना है, a इतना है, तो b का टाइम क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें जो है कुछ फ्रैक्शन में भी प्रॉब्लम होता है, हम वो देख लेते हैं। जैसे अगर हमें ये गिवन है कि a किसी काम को 20 दिन में करता है और कुछ गिवन नहीं है, जब तब हम यहाँ पर एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम तो दो वैल्यूज़ का लिया जाता है। तो अगर सिर्फ ये गिवन है कि a एक काम 20 डेज में करता है, तो हमने शुरू में देखा था कि उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 होगा। ठीक है, तो अगर वो आदमी 4 दिनों तक काम करता है, अगर कौन, a 4 दिन तक काम करता है, तो देखिए अगर वो एक दिन में 1/20 1/20 काम कर लेता है तो 4 दिन में उसका काम कितना हो जाएगा, 4/20 हो जाएगा। 4/20 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/5। इसका मतलब क्या हुआ 1/5 का, कि a ने 4 दिन में कितना काम कर लिया है, 1/5 यानी 1/5 काम कर लिया है। तो अब जो काम बचा है, रिमेनिंग वर्क है, वो कितना है। तो कुछ लोग को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो वो देख लें कि ये है टोटल वर्क अगर
इसमें से हमने ये माइनस कर दिया तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये आपको कब करना है, जब A 4 दिन में 1/5 काम कर चुका है तो रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ है वो कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को यानी हर में से अंश को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बटे में क्या रहेगा 5 ही रहेगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसका हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में, है ना। कैसे यूज़ करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि A एक काम 20 दिन में कर लेता है, ठीक है, और उसने 4 दिन काम किया, उसके बाद वो काम छोड़कर चला गया और उसकी जगह पर दूसरा एक आदमी आया, B आया, और B जो है बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क जो है ये करता है 36 डेज में। अगर तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया है इससे हमें मालूम चल गया था कि काम हो चुका है 1/5, रिमेनिंग वर्क बचा कितना है 4/5, और ये वर्क हमें अब कराना किससे है, बी से कराना है। तो अगर बी रिमेनिंग वर्क जो कि 4/5 है ये करता है 36 डेज में, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो B के नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे 45 डेज। मतलब अगर B पूरा काम करता तो 45 डेज उसे लगते, और हमें A की टाइमिंग तो वैसे भी पता है 20 डेज। और अब हमसे अगर पूछ लिया कि बताइए दोनों मिलकर यानी A + B कितने टाइम में इस काम को करेंगे, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक, या तो हम इसका एलसीएम ले लें, या फिर हमने एक फॉर्मूला देखा है कि AB/A + B का यूज़ करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि हमने वैसे ही इतना कुछ सॉल्व कर रखा होगा, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB/A + B, तो 45 + 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 65। पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 180/13। अगर इस टाइप का आंसर है तो हम इसी को इतना करके छोड़ देंगे, नंबर ऑफ डेज लिख देंगे, और यदि हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका हम इससे डिवाइड करा देंगे, और ये आएगा यहाँ पर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है A कंप्लीट्स 2/5 ऑफ अ वर्क इन 9 डेज, यानी कि A किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में करता है। देन B कम्स, यानी B आ जाता है। टुगेदर दे कंप्लीट, दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। बचे हुए काम को, रिमेनिंग वर्क को 6 दिन में कर लेते हैं। तो B अकेला वही काम कितने दिन में पूरा करेगा। देन B alone कैन कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मैनी डेज। अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे समझ लेते हैं। इसमें हमसे ये बोला है कि A अकेला एक काम पूरा नहीं करता है, बल्कि उस काम का 2/5 हिस्सा करता है, और कितने दिन में करता है 9 डेज में करता है। फिर क्या होता है, B आ जाता है। अब जो काम बचा है उस काम को करते हैं कौन, दोनों मिल करके। कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमसे पूछा है कि बताइए B उस काम को अकेला पूरा कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए अभी हमने देखा था कि अगर A 2/5 काम कर चुका है तो काम बचा कितना होगा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो काम कितना बचेगा, 5 - 2 3/5 काम बच जाएगा, जो कि किसने किया है, A + B ने किया है। कितने दिन में किया है, 6 दिन में किया है। अब यहाँ से ये वैल्यू तो कैंसिल नहीं हो रही है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिलेगी कितनी, 45/2 डेज। और ये इससे कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे इसे 2 टाइम्स में, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो A + B की टाइमिंग कितनी आ जाएगी, 10 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि B उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम इसे फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं और एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। यदि हम एलसीएम लेंगे तो सिर्फ किसका लेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ का, जो कि कितना आएगा 90 आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो पूरे टाइम का डिवाइड करना है, तो इस पूरे टाइम से डिवाइड करेंगे इसका, तो 45 से 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, और इससे डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 9। अब ये B नहीं है, ये A + B है। A + B की एफिशिएंसी है 9, A की एफिशिएंसी है 4, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, B की। तो 9 - 4 5, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18 दिन।
तो ये हो गया बी का टाइम 18 डेज। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A is twice efficient of B and hence takes 30 days less time to complete a work. Together they complete the work in how many days? मतलब कि A की क्षमता B से 2 गुनी है और इस कारण से वो किसी काम को करने में B से 30 दिन कम समय लगाता है। तो पूरा काम करने के लिए A प्लस B को कितने दिन लगेंगे? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है। हमने एक कंसेप्ट देखा था कि टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब? जब वर्क सेम हो। तो इस क्वेश्चन में वर्क सेम है। अब हमें यहाँ पर ये पता है कि A इज ट्वाइस एफिशिएंट ऑफ B, मतलब A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है। तो अगर कार्य क्षमता का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है और एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। जस्ट उल्टा करना है आपको एफिशिएंसी का रेशियो। अब हमें यहाँ पर एक ये वैल्यू दी हुई है, 30 डेज कम समय लेता है। कौन? A। अगर A की एफिशिएंसी ज़्यादा है B से, 2 गुना है, तो टाइम भी उसे कम लगेगा। एफिशिएंसी उल्टा है, ज़्यादा एफिशिएंसी तो टाइम कम। तो यहाँ पर टाइम कम किसे लगेगा? A को लगेगा। कितना कम लगता है? 30 दिन कम लगता है। लेकिन हमें यहाँ पर जो रेशियो मिला है उसमें हम देख सकते हैं कि इनके टाइम का डिफरेंस तो सिर्फ 1 यूनिट है। मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है कि ये 30 डेज के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 डेज है तो A का टाइम तो आ गया 30, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। B का टाइम कितना हो जाएगा? 60। एक तरीका तो ये था जिससे हमने ये पता कर लिया कि A उस काम को कितने दिन में करता है और B उस काम को कितने दिन में करता है। अभी हमें पूछा गया है A प्लस B कितने दिन में करेगा, तो वो तो हम अभी निकालेंगे, या तो एलसीएम लेकर के या फिर फॉर्मूले के थ्रू। इसका एक दूसरा भी तरीका हो सकता है कि ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू है 30 और 60 जिनके बीच में रिलेशन कैसा है? 2 गुने का, मतलब ट्वाइस का, और अंतर कितने दिनों का है इनके बीच में? 30 दिनों का। ऐसी कोई दूसरी वैल्यू नहीं है जिसमें रिलेशन भी कैसा हो? 2 गुना का और डिफरेंस कितने का हो? 30 दिन का। जैसे हम देखें अगर कि 2-3 वैल्यूज और डिस्कस करें कि जो 20 और 60 डेज हैं, 20 दिन और 60 दिन है, ये 2 ही ऐसी वैल्यू हैं जिनमें रिलेशन कितने का है? 3 गुने का, और डिफरेंस कितने का है? 30 डेज का। मतलब यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पहले से वैल्यू पता होगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट उनका एलसीएम ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे 20 और 40 डेज हैं, इनमें रिलेशन कैसा है? 2 गुने का, और डिफरेंस कितने का है? इनमें 20 दिन का डिफरेंस है। अगर हम 30 और 90 की बात करें तो ये और इजी वैल्यू हो जाएगी। इनमें रिलेशन कितने का है? 3 गुने का, और डिफरेंस कितने का है? 60 दिन का। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन था और आपको अगर पता है कि 2 गुना रिलेशन बोल रहा है और डिफरेंस कितने का है? 30 दिनों का है, तो डायरेक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 30 और 60 ही ऐसी वैल्यू हैं जिनमें अंतर 30 दिन का होता है और डिफरेंस टाइम कितना है? 2 गुना है। पर अगर अब हमने वो याद नहीं है तो हम यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे। इसके A की वैल्यू हमें पता चल गई है, B की वैल्यू हमें पता चल गई है। इसके बाद हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे AB/A + B, जो कि मैंने बताया था कि आपको कब यूज़ करना है? जब आप ऑलरेडी कुछ सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 30 × 60 डिवाइड बाय 30 + 60 90। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेज कितना? 20 दिन। या फिर हम इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं कि 30 और 60 का एलसीएम लिया हमने और एफिशिएंसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A takes 10 days less time than B to complete a work. Together they complete the work in 12 days. Alone B can complete the work in how many days? यानी A किसी काम को करने में B से 10 दिन कम समय लेता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा?
ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो ये बहुत लेंदी होगा, फिर भी मैं नॉर्मल एक मेथड बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन। ऑप्शन इसके गिवन है हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस आर 20, 30, 27 एंड 25। और ये किसके ऑप्शन है? ये जो हमसे पूछा जाता है ये उसके ऑप्शन है। मतलब हमसे पूछा है बी कितने दिन में उस काम कर लेगा, तो ये बी के नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं हमें, ये सारे डेज के फॉर्म में है, बी के नंबर ऑफ डेज। तो देखिए इसमें देखते हैं हम कि इसको लेंदी मेथड से यदि करते हैं हम तो क्या करना होगा हमें। इसमें हमें किसी एक को मानना होगा कि वो किसी काम को कितने दिन में करता है, एक्स दिन में करता है, क्योंकि हमें उसकी डेज की वैल्यू नहीं पता। तो अगर बी करता है एक्स डेज में तो ए कितने में करेगा, -10, यानी 10 दिन कम समय में करता है, तो x में से माइनस कर दिया। फिर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 10। इसका इससे डिवाइड कराएंगे तो एफिशिएंसी आएगी a की, और इसका इससे डिवाइड कराएंगे तो एफिशिएंसी आएगी ये b की। फिर हमें पता है कि वर्क का डिवाइड यदि हम एफिशिएंसी से करते हैं तो टाइम आता है, तो किसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, दोनों की सम से, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमें क्या दी, गिवन हमें क्या है कि a प्लस बी 12 दिन में करते हैं, तो इन दोनों का हमने सम किया। ये है वर्क, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइड बाय x प्लस एक्स माइनस 10, और ये जो आया ये क्या आया, ये टाइम आया। तो ये टाइम तो आपको गिवन है, कितना है, 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी जो कि बहुत लेंदी होगी, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू, ये ऐड हो जाएगा और वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, माइनस इसका से मल्टीप्लाई होगा 120। अब ये दोनों इधर आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 34x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद भी इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके x की वैल्यू मिलेगी। अब हमें यहाँ पे पता है कि दो नंबर जिनका इनटू करने पर 120 आएगा और जिनका सम जो है वो 34 है, वो कौन सी होंगी, 30 और 4। अब 4 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 10 दिन कम समय लगता है इसको, तो 4 यदि हम लेंगे तो फिर माइनस में चला जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर 30। तो ये 30 वैल्यू किसकी आई है, ये x की वैल्यू आई, और x नंबर ऑफ डेज किसके थे, जो हमने माना था b के थे। तो a की टाइमिंग क्या हो जाएगी, 30 माइनस 10 यानी 20। लेकिन हमसे यहाँ पे ए नहीं पूछा था, हमसे बी पूछा था, जो कि यहाँ पर कितना है, ऑप्शन में गिवन है। अब ये बहुत लेंदी मेथड हो गया, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं रहता है, तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है, बहुत इजी है। आप उसको यदि ऑप्शन से समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी कितने दिन में उस काम कर लेता है, यानी हमको दिया क्या रहेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ डेज ऑफ बी, और ये भी गिवन है कि ए के नंबर ऑफ डेज जो है वो बी से कितने कम है, 10 दिन कम है। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि बी को 20 दिन लगता है तो ए को कितना लगेगा, 10। बी को 30 दिन लगता है तो ए को कितना लगेगा, 20 दिन। बी को अगर 27 दिन लगता है तो ए को कितना लगेगा, 17। और बी को अगर 25 दिन लगता है तो ए को कितना लगेगा, 15। ये क्लियर है। इसके बाद हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करते हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इससे जल्दी आ जाता है, AB अपॉन A प्लस बी। तो जिस वैल्यू के लिए हमें आंसर 12 मिलेगा, इन दोनों में हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला AB अपॉन A प्लस बी, और जिस वैल्यू में हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसमें यूज करना भी चाहें AB अपॉन A प्लस बी, ये वैल्यू पूरी नहीं कटेगी, मतलब यहाँ से 12 नहीं आएगा। नेक्स्ट वैल्यू यदि हम यूज करते हैं यहाँ पर तो 30 इंटू 20 अपॉन इन दोनों का सम 50, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 6 2 ज़ा 12, इसमें से आ रहा है 12, तो हम आगे नहीं जाएंगे। अगर आ गया 12 इसका मतलब नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, बी के 30 हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है इस क्वेश्चन को करने के लिए बाय टेकिंग ऑप्शंस। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि जो चीज़ पूछी जाती है हमें वही हमें ऑप्शन में दिया गया होगा। फिर ए को 10 दिन का कम समय लगता है बी से, तो हमने यहाँ पर ए की लिस्ट उसके सामने बना ली, इसको 20 लगा तो 10, 30 लगा तो 20, और फिर हमने उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करके देख लिया कि कौन सी वैल्यू से हमें गिवन जो A प्लस बी का टाइम है 12 दिन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 men employed for a work to be completed in 60 days
आफ्टर 32 days only 2/5 of total work is completed. How many more men are required to complete remaining work on time? यानी 35 आदमी किसी काम को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं और काम खत्म करना है 60 दिनों में। आफ्टर 32 डेज यानी 32 दिनों के बाद ये पता चलता है कि सिर्फ 2/5 काम ही हो पाया है। अब हमें जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क है, अगर उस रिमेनिंग वर्क को टाइम पे ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें कितने एक्स्ट्रा यानी कितने मोर ज़्यादा आदमी लगेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसमें MDH वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो देखेंगे कि उसमें हमें गिवन है कि 35 आदमी एक काम 60 दिन में करने के लिए लगाए गए थे, पर क्या उन्होंने ये काम 60 दिन में पूरा कर लिया? नहीं कर पाए। कितना काम कर पाते हैं? सिर्फ 2/5 काम कर पाते हैं। तो पहले तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे काम बचेगा कितना। तो मैंने बताया था कि इसमें से माइनस कर देंगे 5 में से 2, तो 3/5 आएगा। ये हो जाएगा हमारा रिमेनिंग वर्क और ये हो जाएगा इतना काम पहले हो चुका है। चलिए फर्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर 35 आदमी काम पर लगाए गए थे, तो हमने यहाँ पर 35 ले लिया। इन्होंने काम किया कितने दिन? 32 डेज काम किया। और काम का कितना पोर्शन कंप्लीट कर पाए ये लोग? 2/5 पोर्शन कंप्लीट कर पाए। और अब काम पर कुछ एक्स्ट्रा लोग आ गए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि X जो है वो आदमी काम कर रहे हैं और ये काम हमें टाइम पर ख़त्म करके देना है, जिसमें 60 में से 32 दिन काम हो चुका है। तो रिमेनिंग डेज कितने बचेंगे? 28 डेज बचेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा? रिमेनिंग वर्क जो कि कितना है? 3/5 है। ये 5 ऊपर जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 7 4 28, ये 7 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, और ये इससे कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। 5 4 20 और ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू कितनी आई? 60। अब जल्दबाजी में हम 60 आंसर लगा देंगे। हमें 60 आंसर नहीं लगाना है क्योंकि हमसे पूछा गया है एक्स्ट्रा या मोर कितने ज़्यादा आदमी काम पर लगाए गए। पहले से ही 35 आदमी काम पर लगे हुए थे और अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? 60। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने लोग हैं? 25। मतलब हमें इसमें से इसे माइनस करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 25 मैन, 25 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। To complete a work, B takes thrice time than A and C together takes, and C takes twice time than A and B together takes. If A, B, C together takes 10 days to complete a work, in how many days A complete the whole work? यानी कि एक काम को करने के लिए B A और C की तुलना में 3 गुना समय लेता है और वही काम करने के लिए C A और B की तुलना में 2 गुना समय लेता है। ये भी टाइम का रेशियो है। अब उस काम को करने के लिए यदि A, B, C तीनों मिलकर समय लेते हैं 10 दिन का, तो अकेला A उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से कि हमें यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन है कि B का रेशियो टाइम का A प्लस C के साथ कितना है? 3:1 है, और C का रेशियो टाइम का A प्लस B के साथ कितना है? 2:1 है। तो हम पहले तो क्या करेंगे? टाइम के रेशियो से यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। हमें निकालना यहाँ पर A है, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। तो हमें मालूम है टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स होता है। कब? जब वर्क सेम हो। तो वर्क तो सेम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसका इन्वर्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1:3। ठीक, यहाँ पर भी टाइम का रेशियो दिया है, इसको भी हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 1:2। इतना क्लियर है? अब हमें यहाँ पर टाइमिंग जो है वो सिर्फ किसकी पता है? A प्लस B प्लस C की ही पता है। अगर हमें A प्लस B प्लस C का टाइम पता है तो हम यहाँ पर एफिशिएंसी इसके थ्रू तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर कंबाइंड टाइम दे रखा है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे A प्लस B प्लस C का, लेकिन इधर आकर के यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे? तो देखिए, इन तीनों को यदि ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस C, और इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस C। लेकिन यहाँ की जो वैल्यूज़ है उनको ऐड करने पर तो हमें 4 मिल रहा है और इनको ऐड करने पर हमें
3 मिल रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में यदि वर्क सेम है तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का सम 4 है और यहाँ a प्लस बी प्लस सी का सम कितना है 3 है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा और हमेशा इक्वल बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है, यानी हमें 4 और 3 का एलसीएम लेना होगा जो कि कितना आएगा 12 आएगा। अब इसे 12 बनाने के लिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का और इसे 12 बनाने के लिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। तो सिर्फ क्या यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलेगा, नहीं, हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और इस वाले पोर्शन में यदि हमने 4 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी हमें दोनों जगह पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हमें b के सामने जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं b के सामने 3। यहाँ पर c के सामने क्या मिल रहा है 4 1 जा 4 मिल रहा है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब बची किसकी एफिशिएंसी a की, तो ये जो आया है ये 4 3 जा 12, ये क्या है टोटल एफिशिएंसी किसकी a प्लस बी प्लस सी की। c की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 7 और 12 में से माइनस कर देंगे 7, तो a की एफिशिएंसी आई कितनी 5। हमें a की एफिशिएंसी क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें a का टाइम पता करना है। अब हम पहले तो ये निकालेंगे कि टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क आपको निकालना है यदि, तो फिर से फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए टाइम से तो क्या निकल आता है वर्क निकल आता है। तो टाइम हमें पता किसका है a प्लस बी प्लस सी का, वो कितना है 10, तो यदि हम यहाँ 10 लिखते हैं और एफिशिएंसी किसकी लेंगे a प्लस बी प्लस सी की, वो कितनी है 12, तो इसका इससे प्रोडक्ट कर देंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 120 यूनिट। और ये वर्क अब हमें कराना किससे है, ये कराना है हमें a से। तो अगर हमें वर्क 120 पता है तो नीचे क्या लेना पड़ेगा एफिशिएंसी, अगर हमें टाइम निकालना तो एफिशिएंसी किसकी लेंगे a की, वो कितनी है 5, तो यहाँ पर डिवाइड करा देंगे 5 से, 5 2 10 20, ये आ गया a का टाइम 24 दिन। ठीक है।